ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम मैं पिछले वर्ष अगस्त 7 को आया था। मोटे तौर पर जो कठिनाई सामान्य रूप से मैं अनुभव कर रहा था कि सामान्य नागरिकों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जहां जाकर के रोजमर्रा की समस्याएं वो बता सके। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो बाकी राज्यों से थोड़ा भिन्न है। हम लोग क्या जिला डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन या तहसील और तहसील के नीचे ब्लॉक, लेकिन यहाँ कितने ब्लॉक हैं कितने तहसील है कोई स्ट्रक्चर व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो एक विचार आया कि हर जिले में 3-4 स्थान चिन्हित किए जाएं जहां बुधवार को प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहें और सामान्य आदमी की जो कठिनाई है वो कठिनाई वहां बताई जाए और जो संभव समाधान है वो समाधान हो सके। इसके लिए ब्लॉक दिवस या मेगा ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम शुरू किया गया। मुझे लगता है कि उसका एक लाभ हुआ है। आज मैं जब आया तो जो विभिन्न स्टॉल्स लगे थे मुझे जाने का अवसर मिला। आप में से भी कुछ लोग गए होंगे। मोटे तौर पर जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार की है करीब 54 के आसपास। विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले आवास, राशन, ये इस तरह के जो काम है मैं देख रहा था कि 90%, 95% से ज्यादा अब लोगों को सामान्य रूप से ये सब चीजें उपलब्ध हो रही है। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम किसी बड़ी परियोजना के स्वीकृति का प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए जिला योजना डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अब नई व्यवस्था में जो हमारे पंच सरपंच है वो अपनी पंचायत योजना बनाएंगे। हमारे जो डीडीसी के लोग हैं वो ब्लॉक स्तर पर योजना बनाएंगे और फिर जिला स्तर पर डीडीसी के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रशासन के लोग बैठ करके पूरे जनपद में किस तरह से कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होने हैं इसका निर्णय होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है ये शायद पहला वर्ष होगा कि बजट पारित होने के ठीक एक दिन बाद 50% हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया है विभिन्न विभागों को, जनपदों को भी भेज दिया गया। सामान्य रूप से 20 साल 25 साल पहले जो परियोजना शुरू हुई थी, अभी कई लोगों ने बताया भी, वो ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो अभी भी चल रही है। मैं थोड़ा 2 मिनट में जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो मैं समझता हूं आपको बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आपको भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वर्ष जो देश की संसद में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बजट दिया है जम्मू कश्मीर यूटी को 1,08,661 करोड़, इसके पिछले वर्ष में 1 लाख करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़। और पूरे यूपी की आबादी पॉपुलेशन कितनी है? मोटे तौर पर 1,30 लाख। अगर देश के कुछ पिछड़े राज्यों का मैं जिक्र करूं, मैं बिहार की अगर बात करता हूं तो पिछले साल बिहार का बजट था 2 लाख करोड़ और बिहार की आबादी है 11 करोड़ से ज्यादा। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का पिछले साल का बजट था 5 लाख करोड़ रुपए और आबादी है 25 करोड़ से ज्यादा। तो ये बात समझने की है कि उत्तर प्रदेश, बिहार का जिक्र मैंने ये इसलिए किया, ये राज्य भी कोई विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन उन राज्यों की तुलना में
जम्मू कश्मीर में 7 गुना 8 गुना धन भारत सरकार देती रही है, और ये पिछले 3 साल में नहीं, बहुत लंबे समय से देती है। फिर भी जिस कार्यक्रम में जाइए मानो की एक लंबी फहरिस्त रहती है। सामान्य रूप से ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से एक योजना बनी, और उस समय जो मानक तय हुए 1000 आबादी के गांव इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाएंगे। जहां बाकी राज्यों के लिए आबादी का मानक 1000 था, वहीं हिली स्टेट्स के लिए जिसमें जम्मू कश्मीर है वो मानक 500 था। देश भर में इस तरह के गांव जुड़ गए, तो मानक में परिवर्तन किया भारत सरकार ने, और देश के बाकी राज्यों में 500 आबादी के गांव लिए जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में 250 आबादी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ दिए। जब मैं पीछे हिसाब लगा रहा था तो मोटे तौर पर 970 गांव से ज्यादा 973 गांव बचे हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़े। अगर मैं बिजली की बात करूं, पिछले 6 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में देश में सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ। मैं जिस इलाके से आता हूं वो भी एक पिछड़ा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, पूरी उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज हमारे गांव में भी न्यूनतम 20-22 घंटे बिजली रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर में भी 22 घंटे बिजली नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों एक विंटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ था गुलमर्ग में, मैं गया था। वहां मैंने लोगों के बीच एक बात कही कि घाटी में पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ लोगों ने देखी, नहीं तो बर्फ गिरती थी तो बिजली नहीं रहती। ये विरासत में मिली हुई समस्याएं। यहां से पीने के पानी का भी सवाल उठाया। आप सबको मालूम है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन नाम से एक योजना शुरू की है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पीने का पानी मिले, नल से जल मिले, पाइप वाटर सबको मिले, शुद्ध पानी मिले, इसका इंतजाम उस योजना में हो रहा है। अभी 2 जिले यहाँ हैं जहां 100% काम हो गया है। फेज 2 में कई जिले हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वर्ष के बजट में 6,346 करोड़ रुपए केवल पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किया गया है। 5,102 करोड़ रुपया ज्यादा है। इसका मतलब कि 13 जिले यहाँ के 2 पहले हो गए, 13 जिले इस योजना में पूरी तरह से हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो जाए, इसका इंतजाम कर दिया गया। अब ये काम हो, ठीक से हो, इसकी निगरानी आप भी करिए। ये कोई न मनोज सिन्हा का पैसा है, न राघव लंगर का है, न राहुल यादव का है। आप भी देखें कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। सड़क की बात यहाँ कई लोगों ने उठाई है, मैं एक डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कल ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, R&D डिपार्टमेंट से लॉन्च कराया गया। उसमें एक आम नागरिक भी देख सकेगा कि हमारी ये सड़क किस योजना में स्वीकृत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है, या सेंट्रल रोड फंड में स्वीकृत की गई है, या जिला योजना में स्वीकृत हुई है, या यूपी के फंड से बन रही है। कितनी लंबाई है सड़क की, कितने पैसे का आवंटन हुआ है, और उसकी प्रगति क्या है, कितनी सड़क बनी है, कब तक पूरी हो जाएगी। एक यहाँ विशेष समस्या आती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत सारी सड़कें फॉरेस्ट जंगल की जमीन से जाती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में दिलाने में काफी समय लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57 मामले छोड़ करके बाकी के सबके फॉरेस्ट क्लियरेंस कर दिए गए हैं। जो बचे हैं उसको भी जल्द से जल्द स्वीकृति दिला दी जाएगी, ताकि सड़कों का काम समय सीमा के भीतर पूरा हो। सड़क के मद में भी इस बार 4,089 करोड़ रुपए दिया है, जो पिछले साल से 500 करोड़ ज्यादा है। और
जरूरत पड़ी तो इस मद में और भी धन दिया जाए। टूरिज्म के लिए भी पिछले वर्ष की तुलना में 509 करोड़ ज्यादा दिया गया। एक बात का जिक्र करना मेरे लिए उचित नहीं, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। ये मैं कल आने के पहले देख रहा था, राजा हीरा सिंह जी को पढ़ रहा था, जिनके नाम पर ये सुंदर जमीन हीरानगर जानी जाती है। तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, अखबारों में हीरानगर को पढ़ा था जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, लेकिन आज आकर के हीरानगर देखने का अवसर मिला। मैं जब देखता हूँ जम्मू कश्मीर तो जहां जाता हूँ पिछली याद भूल जाती है, लगता है कि और सुंदर जगह आ गया। अभी तक जहां मैं गया था उससे भी सुंदर हीरानगर आज मुझे दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है जो काम हो रहे हैं कि उनका रिव्यू मोटे तौर पर हम भी फीडबैक लेते हैं। और 257 पंचायतें हैं, 257 क्या क्या परियोजनाएं वहां स्वीकृत हुई हैं और उनकी गति क्या है। ऐसा भी इंतजाम अब तकनीक के कारण हो सकता है कि अपने घर पर बैठ करके कार्यालय पर इन सब चीजों को देखा जा सकता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही 1 महीने में स्थिति होगी कि आपके किस पंचायत में कौन सा काम चल रहा है, उसकी गति क्या है, वहीं बैठ करके देखा जा सकता है। अब यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी परंपराएं थी। 200 प्लट फाइल श्रीनगर से जम्मू आती थी, जब दरबार में होता था 200 प्लट फाइल जम्मू से श्रीनगर जाती थी, और उसमें अगर आप काम लायक नहीं है तो आपकी फाइल गायब हो जाती। अब इस व्यवस्था को थोड़ा बदल दिया गया। अब ई ऑफिस पूरी तरह से सचिवालय हो गया है। 15 अप्रैल के बाद कोई फाइल हमारे कार्यालय में या मुख्य सचिव कार्यालय में नहीं आएगी। अब ई ऑफिस पूरी तरह से फंक्शनल होगा। जो डायरेक्टरेट है वो भी मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में वो भी हो जाएंगे। तो ये फाइल गुम होने का काम जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया। और इस बार जब दरबार जाएगा तो 200 की जगह केवल 10 तक जाएगा। ये सामान्य रूप से मैं समझता हूं कि लोगों के पैसे को बर्बाद करने का एक माध्यम था, जिसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसमें भलाई। मैं अब एक व्यक्ति की समस्या के बारे में अधिक करना उचित नहीं है, लेकिन जो आपकी वाजिब समस्या है, एक बात मैंने तय किया कि कहीं जा करके घोषणा कर देना आपने ज्ञापन दिया और ये हो जाएगा, मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ कुछ होता नहीं। जो इस तरह की घोषणा करता है काम कभी नहीं होता। तो काम को समझना, हमारे डिविजनल कमिश्नर ही हैं, हमारे डीसी ही हैं, अगर किसी विभाग से संबंधित है तो उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना, वो स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, फिर आपको सूचना देना। मैं समझता हूं कि जब इस तरह के काम होते हैं तो निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर काम होते हैं और ठीक से काम होते हैं। सामान्य रूप से एक अच्छी व्यवस्था प्रशासन की जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, मैं जब घूम रहा था यहाँ के डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी को बता रहे थे, किसी में 97% हो गया है, किसी में 90% हो गया है। ये कोशिश हो रही है कि 100% लाभार्थियों को पूरा लाभ मिले और उसमें सीधे खाते में पैसा जाना, इसलिए गुंजाइश भी कम हो गई। लेकिन लोग रास्ता उसमें भी निकाल लेते हैं, तो सतर्क भी रहने की जरूरत है। लोगों के इलाज के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत पहले से चल रहा था। जम्मू कश्मीर में बाकी जो लोग थे जो आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं थे, बाकी सारी आबादी को बिना किसी भेदभाव के, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, अगड़ा है, पिछड़ा है, बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा
प्रदान कर दी गई है और अधिकांश लोगों को गोल्डन कार्ड मिल गया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, समाज के जागरूक लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, स्वयं भी फॉलो करके हर व्यक्ति को ये गोल्डन कार्ड मिल जाए, ताकि उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो तो मैं समझता हूँ उसको किसी के दरवाजे न जाना पड़े, उसके इलाज का मुकम्मल इंतजाम यहाँ किया गया है। एक बजट इस बार पिछली बार जब ब्लॉक बैक टू विलेज का कार्यक्रम मैं कर रहा था तो उस समय मोटा मोटी मैंने अनुमान लगाया था 4290 पंचायतें पूरी हुई, तो शायद इक्का दुक्का पंचायतें थी जिनके पास 40 लाख रुपया था, नहीं तो सामान्यतः हर पंचायत के पास 50 लाख से ज्यादा पैसा था। उसको हमने डबल कर दिया और शायद कोई एक पंचायत नहीं मिलेगी इस जम्मू कश्मीर यूपी में जिसके पास इस वर्ष 1 करोड़ रुपया नहीं आएगा। लेकिन आपसे आग्रह है, चुने हुए प्रतिनिधियों से विशेष रूप से और आप सब नागरिकों से उस पैसे का सदुपयोग हो, ये सुनिश्चित करना केवल डीसी का और प्रशासन का काम नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, इससे मैं समझता हूँ कि काम चलता नहीं। अगर भगत सिंह हमारे घर में पैदा होगा तभी व्यवस्था नहीं। और ये अगर आप सब इस पैसे का सदुपयोग करते हैं, जल संचय का काम मुझे लगता है प्रशासन तो करेगा, लेकिन क्या पंचायत अपने वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के लिए इंतजाम नहीं कर सकती उस पैसे से? मोटे तौर पर ये ओपन डेफिकेशन ही है। सामान्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बन गए, क्या मनरेगा में 2-3 लोगों को हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं तो गांव की सफाई करें? मैं समझता हूं कि अगर हम व्यवस्था बनाते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था अच्छे ढंग से चलेगी। अखबार और मीडिया के भी कहें, पिछले दिनों एक खबर आई कि ब्लैक दिवस महज औपचारिकता रहा। मैंने कहा जरा देखता हूं कि औपचारिकता है, इसलिए फिर जाना शुरू किया है। लेकिन एक बात मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि ब्लैक दिवस किसी योजना को स्वीकृत करने का कार्यक्रम नहीं है, ये सबके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना, कोई भी परियोजना स्वीकृत होगी तो उसकी एक व्यवस्था है। अगर जिले स्तर पर होनी है तो आप नीचे से बनेगी, जिले डिस्ट्रिक्ट प्लान जब बनेगा तो उसमें स्वीकृत होगी। यूटी के स्तर पर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं वो अपने हिसाब से बनाएंगे, यूटी के स्तर पर वह बनेगा। इसलिए सामान्य रूप से ब्लॉक दिवस ये है कि जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, किसी का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, किसी को किसान सम्मान निधि किसी के खाते में नहीं जा रहा है, ट्रांसफार्मर जल गया है, सड़क में कोई छोटा मरम्मत का कार्य है, ये सामान्य रूप से इसके लिए ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे डिविजनल कमिश्नर है, यहाँ नौजवान भी हैं और कई लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसे नवयुवक को आपने क्यों बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ भाई जो अच्छा काम करेगा उसी को अच्छी जगह पर लगाना है, ये बहुत हो गया। तो मेरी अपेक्षा होगी कि जिस विभाग के कर्मचारी अगर ब्लॉक दिवस पर गैर हाजिर होते हैं तो मुझे लगता है उन्हें नौकरी करने का कोई हक नहीं। सामान्य जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम सेवा और हमको भी संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारे भी परिवार के लोग कहीं रहते होंगे तो हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए और अधिकांश लोग यही के नागरिक, तो आप अपने लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, इस भाव से मैं समझता हूँ कि इस काम को करने की जरूरत है। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान, सीमावर्ती इलाका होने के कारण आपकी अनेक विशिष्ट प्रकार की समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि कई मांग पत्र आपने दिया है, उसको मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें विकास की गति और कैसे तेज की जाए ताकि यहाँ राष्ट्र भक्ति की भावना सीमावर्ती इलाकों के लोगों में प्रबल रूप से प्रखर हो सके। किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अगर वो गोलाबारी का मुकाबला कर सकते हैं
तो मुझे लगता है उनके लिए इस प्रशासन का भी दायित्व है कि अधिकतम सुविधाएं ऐसे इलाके के लोगों को निश्चित रूप से मिले, खासतौर पर नौजवान और किसान को। अब अनेक प्रकार के कानून थे यहाँ किसान के ट्रैक्टर पर भी रोड टैक्स लगता था, उसे खत्म कर दिया गया। अब न पावर टिलर पर है, न 3000 सीसी मैंने 35 साल पावर का ट्रैक्टर अगर आप खरीदेंगे तो आपको कोई रोड टैक्स नहीं दिया जाएगा। एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन से जम्मू वंचित था, वो कानून भी बदल दिया है कि जम्मू के लोग भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं, जिस चीज का चाहे उस चीज का कर सकते हैं। एक कानून था आर्चर लगाने के लिए भी सरकार से अनुमति और आर्चर काटने के लिए भी, उसे भी खत्म कर दिया है। जिस किसान की मर्जी हो वो आर्चर लगावे, उसका कोई रोक और किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। एक कानून था कि 4 कनाल से कम जमीन जिस किसान के पास है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। उस कानून को भी खत्म कर दिया है कि 1 कनाल है तो भी लगावे, इसमें कौन सी रोक है। इस तरह की चीजों को काफी बदलने की कोशिश की गई है। 22 फरवरी हीरानगर तहसील के 12 गांव तथा मणि तहसील के 5 गांवों को सीमावर्ती गांव घोषित किया गया। मुझे किसी ने शिकायत की थी, मुझे किसी ने पत्र भेजा था और उस आधार पर यह फैसला लिया गया। पिछली संख्या जोड़ करके देखें तो हीरानगर तथा मणि के कुल 90 गांवों को सीमावर्ती गांव घोषित कर दिया गया है और ये आरक्षण के दायरे में आने। अगर कोई छूट भी गया होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करिए, जो उसकी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को आगे आने वाले दिनों में वैधानिक ढंग से लागू करा करके निश्चित रूप से उसे पूरा कराया जाएगा। 1589 बंकर बनाने का लक्ष्य रखा गया था यहाँ, जिसमें से 1497 व्यक्तिगत है और 92 सामुदायिक। उसमें से 1521 बंकर जिसमें 1437 व्यक्तिगत है और 84 सामुदायिक। इतने बंकर बना दिए गए। कठुआ जिले में 99 प्रोजेक्ट्स हैं जो अनंत काल से लटके हुए, उन्हें पूरा करने के लिए भी आवश्यक धन उपलब्ध करा दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है इसमें से 30 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। हीरानगर सब डिवीजन के 7 प्रोजेक्ट भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, जो लंबे समय से चल रहे थे। और जम्मू डिवीजन का नहीं, मैं कहूँ कि पूरी यूपी का ड्राई पोर्ट भी यही बनने वाला है। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रेल के PSU है, वो इस काम को करेगी। दुबई पोर्ट के लोग भी आकर के जगह मांग रहे हैं, तो ड्राई पोर्ट और कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन भी मैं समझता हूँ इसी इलाके में बनेगा, ताकि आपका जो उत्पाद है, खासतौर से किसानों का जो उत्पाद है या यहाँ की जो लोकल पेंटिंग्स है या हैंडीक्राफ्ट है, वो अच्छे बाजार तक सुविधापूर्वक पहुँच सके, इसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं। जन अभियान की सफलता से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूँ आपसे। बैक टू विलेज में एक फैसला हम लोगों ने किया था कि हर पंचायत में जो भी विजिटिंग ऑफिसर जाएगा वो 2 नौजवान को चिन्हित करेगा, जो नौजवान कुछ करना चाहता है। मुझे खुशी है कि यहाँ 257 पंचायतों में 526 युवा बच्चे और बच्चियों को आर्थिक सहायता दी गई। और भी लोग अगर लेना चाहते हैं तो इसमें कोई सीमा नहीं है। और भी कोई नौजवान कुछ अपना रोजगार करना चाहता है वो आवेदन करे, निश्चित रूप से उसे सुविधा प्रदान कराई जाएगी। मैं मानता हूं कि बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए फंड, फंक्शन और फंक्शनरी पंचायतों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रशासन की भूमिका एक फैसिलिटेटर की भूमिका, लेकिन अब अगर हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूरी पंचायत को विश्वास में लेकर के काम करें। मुझे लगता है तब हम लंबे समय तक लोगों की निगाह में और लोगों के लिए आदर के व्यक्ति रहेंगे। और अगर हम मनमाना करेंगे तो मुझे लगता है लोकतंत्र में कब आप पहाड़ पर है और कब खजूर से गिरकर जमीन पर आ जाएंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। तो मुझे लगता है इसका ध्यान हम सबको कुछ समस्याओं का जिक्र हुआ है, आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है।
जो वहां से बोला जा रहा था, मुझे लगता हॉल में होने के कारण, पता नहीं मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, आवाज गूंज रही थी। जिन बातों का जिक्र हुआ उस पर भी मैं आगे आपसे करूंगा, लेकिन मेरा दृढ़ मत है कि जन भागीदारी से ही विकास को गति दी जा सकती है। जिसके लिए काम हो रहा, अगर उसको समझ में आता है कि काम हो रहा, तब तो मैं मानता हूं कि काम हुआ। और जिसके लिए काम हो, तो सड़क बन रही है आपके गांव के लिए, अगर आपको लाभ नहीं है तो ऐसी सड़क का कोई अर्थ मैं नहीं मानता। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नौजवान निश्चित रूप से देश और दुनिया में बेरोजगारी है, कोविड ने इसमें और बढ़ोतरी कर दी। तो एक तो मैं आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो का SOPs का पालन करना, ये हम निश्चित रूप से तय करें। वैक्सीनेशन, जो लोग उस श्रेणी में आते हैं, जो लोग बाहर हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि डॉक्टर और हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग कर ही रहे हैं कोशिश, जो 45 साल के ऊपर है, कृपा करके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अपना करा लें। जितना तेजी से हम वैक्सीनेशन करेंगे, जितनी सावधानी हम बरतेंगे, मुझे लगता है उतनी ही जल्दी इस संक्रमण पर हम विजय पा सकेंगे। प्रशासन आपके साथ है। ऊटा पंचायत में कोई मुझे बताया गया कि जो वहां की सरपंच है रंजना शर्मा, मैं किसी दिन जाऊंगा उस पंचायत को देखूं। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और उनके साथ उनके गांव के सभी पंच तथा गांव के नागरिकों का मैं आभार भी प्रकट करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने पंचायत स्तर पर आपस में बैठ करके सारे निर्णय लिए और जनता की भलाई के लिए बहुत सारी परियोजनाएं मंजूर की और आज काम वहां आगे बढ़ा। इसमें प्रशासन की भूमिका केवल फैसिलिटेटर की। मुझे लगता है किस तरह का काम होगा तो हर पंचायत में करें तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकता है। 257 पंचायतों में 216 पंचायतों के पास पंचायत घर है, बाकी के पास नहीं। हर पंचायत में पंचायत भवन को इसकी व्यवस्था की जाएगी और जिन DDC के लोग चुने गए उनकी भी अपेक्षा है 10 करोड़ रुपए उनके लिए भी प्राविधान किया गया है। या हम तय करिए BDC के चेयरमैन और BDC सदस्यों को भी आवंटित किया गया है और 25-26 मांगों की एक लिस्ट मेरे आने के पहले ही हीरानगर के कुछ नागरिकों ने मुझे भेजा है और मैं उसको देख करके आगे बताऊंगा। सबसे ऊपर उसमें लोगों ने कहा है कि एक मिनी सेक्रेटेरिएट, जो अधिकांश लोगों ने मुझे पत्र भेजे हैं, उसमें यह ऑफिस कॉम्प्लेक्स जल्दी से जल्दी बनाया जाए। आप सबको अवश्य मालूम होगा कि 1961 में हीरानगर अर्बन एरिया घोषित हो गया। 60 साल का लंबा दौर बीत गया, लेकिन अभी मूलभूत सुविधाएं से हीरानगर के लोग वंचित हैं। मैं इसमें किसी को दोष भी नहीं देता हूं, मैं इसे संजोग ही मानता हूं। ये संज्ञान में है और मैंने जैसा कहा कि हमारे डिस्कॉम भी हैं, DC भी हैं, तो यहाँ की समस्याओं के समाधान की एक कार्य योजना बनाकर अब सब 1 वर्ष में हो जाएगा ऐसा भी मैं नहीं कहने आया। जो होगा वही कहूंगा कि ये होगा, जो नहीं होगा वो साफ कर दूंगा, कभी इस साल नहीं होगा अगले साल करेंगे। तो मेरा आग्रह होगा यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता उसकी एक कार्य योजना बना करके उसे शीघ्रातिशीघ्र डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो लेने लायक है उसे डिस्ट्रिक्ट प्लान में लिया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान से नहीं होता उसे यूपी भेजा जाए ताकि यूपी से उसके लिए बजट का प्राविधान किया जा सके और आने वाले दिनों में वो काम निश्चित रूप से पूरे किए जा सके। मुझे खुशी है कि यहाँ आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की दिशा में भी अनेक नौजवानों ने, नौकरियों ने अनेक कदम उठाए हैं। मैं आप सबको इसके लिए अभिवादन करता हूँ और बिजली का जिक्र मैं जरूर कर दूं 2 मिनट में, मुझे आपकी भी चिंता होगी।
मोटे तौर पर 3500 मेगावाट बिजली अभी तक हम पैदा कर पिछले 5-6 महीने में कुछ हम लोगों ने अनुबंध हस्ताक्षर किए तो 4 वर्ष के अंदर कम से कम 2800 मेगावाट बिजली और बनेगी और 5 वर्ष में 3600 मेगावाट बिजली यहाँ और बनेगी। तो मुझे लगता है कि बिजली की कठिनाई यहाँ जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पर नहीं है, लेकिन बिजली है तो भी बिजली देने में कठिनाई है। यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि शायद इस स्थिति में नहीं है कि बिजली रहते हुए भी बिजली पहुंचाई जा सके। एक विशेषज्ञों का दल हमने बुलाया था, उनको लगा करके कहां गैप्स कर गए इसको आइडेंटिफाई कर दिया और 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में और 1.5 साल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क ऐसा बना दिया जाए कि 24/7 क्वालिटी पावर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के घर तक पहुंचाया जा सके। इस लक्ष्य के साथ 2 वर्ष में से पूरा करना है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आपको एक छोटी घटना में बताऊं, जम्मू के पास एक जगह है गलटनी, आप लोग यही कर रहने वाले, मैं तो यहाँ आने के बाद वहाँ एक पुराना ट्रांसफार्मर लगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया था, अभी 70% कैपेसिटी पे चल रहा है और उसका जो बैकअप ट्रांसफार्मर है, अगर कोई उसमें तकनीकी खराबी हुई बदला जाएगा तो 50% पर चलेगा। कोशिश की गई है नया ट्रांसफार्मर वहां उच्च क्षमता का आने वाला, तो इस दिशा में अनेक रजौरी पुंछ जो मेन ट्रांसमिशन लाइन बनी थी वहां से 14 साल पहले भारत सरकार ने जो परियोजना स्वीकृत की थी, उस समय जम्मू कश्मीर की ओर से कहा गया था कि 400 kVA का सब स्टेशन रजौरी या पुंछ में बनेगा, आज तक नहीं बना, वो बनाना है। 132 kVA का सब स्टेशन एक और बनाना है। इस तरह की अनेक बातें, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वैसे स्थिति को ठीक किया जा सकता है। इस पर बारीकी से अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भरोसा कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में हम सफल होंगे। और नई औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने स्वीकृत किया, 28,400 करोड़ रुपए मोटे तौर पर, शायद मुझे लगता है 28,400 करोड़ रुपए की सब्सिडी यहाँ जो लोग उद्योग लगाने आ रहे हैं उनको मिलने वाली। और मैं आपको बहुत विश्वास से बात कहना चाहूँगा, आने वाले 2 वर्ष में 21 और 22, 31 दिसंबर 22 के पहले कम से कम 20-25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जरूर आएगा और तब लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ भुगतान और उसकी डेरिवेटिव ये तो समस्या पड़ेगा, मुझे साफ नहीं पड़ा। मित्रों, भुगतान की चुनौती मेरे लिए बड़ी कठिन है, न काम स्वीकृत है, न टेंडर हुआ है और कोई 2004 का भुगतान बकाया है, कोई 2013 का बकाया है, कोई 2014 का बकाया है। देश के किसी न किसी हिस्से से मेरे पास रोज फोन आता है कि हमारे यहाँ के हैं, इनका भुगतान बकाया है, जरा दिला दीजिए। भैया कैसे हम दिला दें जब टेंडर नहीं है, काम स्वीकृत नहीं है, तो मैं जेल जाऊंगा। यहाँ से जाने के बाद मेरी भी जांच होने वाली, मैं जानता हूँ। तो ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है, लेकिन पहले बैठिए आप, ये बीच का ज्यादा बंद करिए। आपको बात करनी है तो उसके बाद बात करें। एक आता मसला यह मुझे पसंद नहीं, मैं सबको सुनता हूँ लेकिन एक तरीका होता है। मेरा निवेदन है, मैं कार्यक्रम खत्म करता हूँ, आप मिलिए, बताइए, आपको 10 सुनेंगे, 15 मिनट सुनेंगे, 2 मिनट में आपका। मेरा केवल एक आग्रह है, हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो काम स्वीकृत है, जिनके टेंडर हुए हैं, मैं बड़ी सभा में कह रहा हूं कि उन सबका भुगतान शीघ्र करा दिया जाए। लेकिन जो काम स्वीकृत नहीं है, जिसका टेंडर ही नहीं हुआ है, बना है कि नहीं बना यही नहीं पता है, और इसीलिए इस बार व्यवस्था की है। व्यवस्था ऐसी हो गई है
कि बिल तभी ट्रेजरी लेगी जब अप्रूवल है, टेंडर है और काम की जियो टैगिंग है, तभी भुगतान होगा। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चल सके। कर्मचारी है भाई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं था, लोगों के पास अवसर नहीं था, इसलिए लोग सरकारी नौकरियों में थे। अब 4.5 लाख के आसपास यहाँ सरकारी कर्मचारी थे। मैं आबादी की बात पहले किया था, बिहार में 3,13,000, यानी बिहार राज्य से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में, और 85,000 के आसपास डेली वेजर। मेरी पूरी सहानुभूति है उन भाइयों से, मेरी पूरी सहानुभूति है उन भाइयों से। लेकिन जहां गुंजाइश होगी, जैसे जल जीवन मिशन में लोगों का समायोजन होना है, उनमें से निश्चित रूप से करें। ऐसे क्रमानुसार उन भाइयों पर सहानुभूति है और उनके समायोजन के लिए हर कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ साथ जो रिक्त पद है, 24,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी की सिफारिश और किसी के कहने से कोई नियुक्ति नहीं होनी है। जो योग्य होगा वो स्वतः नियुक्ति पाएगा। ऐसी व्यवस्था ने लागू किया है। तो मोटे तौर पर जो बात मेरे दिमाग में है, अगर आपको कुछ लगे तो आप कभी भी हमें लिख सकते हैं। और जिन लोगों को, जो कुछ लोग चाहते थे यहाँ करके बात करना, मेरा उनसे निवेदन है, मैं उतरता हूँ तो आप बता दीजिए। लेकिन एक व्यवस्था अगर चलती है तो या तो पहले ही आप बताए होते तो आप बोल सकते थे। अब हर समय बोलना मुझे लगता है कि ये तो अनंत काल का सिलसिला है। और ये अंतिम यात्रा मेरी नहीं है हीरानगर की। अगर हीरानगर के लोग कुछ हीरा खिलाएंगे, हमको दिखाएंगे, तो फिर मैं आ सकता हूँ। तो लंबी बात आपसे की जा सकती है। मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और यहाँ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संवेदनशील ढंग से आपके जो मसाइल है उनको जो संभव है वही हल हो सकता है। ये मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं कि मैं कह के जाऊँ और फिर अगली बार आऊँ तो अपने साथ कह के गए। तो अगर वही कहना जो होना है, जो नहीं होना है मुझे लगता पहले ही प्रणाम कर लेना, ये सबसे उचित होता है। तो आपके जो मसाइल हैं वो निश्चित रूप से हल किए जाएंगे। इतनी ही बात करता हुआ फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हीरानगर की पुण्य धरती को प्रणाम करते हुए और राजा हीरा सिंह जी की पुण्य स्मृति को भी स्मरण करते हुए अपनी बात में खत्म करूंगा। एक वाक्य कह करके आजादी का 75वां वर्ष मना, अमृत महोत्सव आ जाए। मेरा निवेदन है आपसे, एक दिन मैं गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की पुण्य भूमि 12 मार्च। उस दिन हमने कहा था कि जो हमारे अनसंग हीरो, अगर जम्मू कश्मीर की किताब में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं पढ़ाए जाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। और मैंने शिक्षा विभाग को, अपने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि अगले बार जो पाठ्य पुस्तकें हों, हर एरिया जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी या जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, इसके बारे में नौजवान पीढ़ी को जानना चाहिए। सेना के एक बड़े अधिकारी ने मुझे एक पत्र लिखा और उसमें पुंछ की कोई महिला है, गुजर महिला है, अब नहीं है वो श्रीमती माली, उनका जिक्र किया हो और उन्होंने कहा साहब उस महिला के कारण 1971 के युद्ध में पुंछ भारत के साथ रह गया, बच गया। उस महिला का इतना बड़ा युद्ध, मकबूल शेरवानी, बारामूला, ऐसे अनेक लोग हैं आपके इलाके में भी। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी और बाकी पूरे प्रशासनिक अमले से भी निवेदन करूँ और खासतौर से शिक्षा विभाग, यूथ एंड स्पोर्ट्स की इस वर्ष में यहाँ भी कठुआ जिले में भी जो इस तरह के हमारे महान लोग हैं उनकी स्मृतियों में कार्यक्रम निश्चित रूप से करना चाहिए। यही कहते हुए मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। उतरूंगा तो बारी बारी से जो 2-4 लोग मिलना चाहते थे मैं मिल लूंगा, तो मुझे आगे एक मीटिंग के लिए जाना है। आज जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी भी अप्रूव करनी है, आज उसका प्रेजेंटेशन है, तो काफी लोग रुचि ले रहे हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड सब लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोग भी चाहेंगे उन लोग को देखना, तो पॉलिसी आज अप्रूव होगी तो आगे इस तरह के अवसर आपको मिलेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।